जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 रहेगा। यहाँ पर हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। वैसे हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर बात कर चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर आपको जीवन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर मानव जो है वो मानव यहाँ पर जीवित रह सकता है। मानव को जीवित रखने के लिए या आप बोल सकते हैं कि जीवन की जितनी भी संभावनाओं के लिए जो जो एलिमेंट्स चाहिए हैं वो सभी एलिमेंट्स आपको पृथ्वी पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम जो हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपका भूमि हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें, ये तीनों के तीनों जो हैं हमें पृथ्वी पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है। ये जो हो गया, भूमि हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वो जीवन को रखने के लिए या जीवन जीने के लिए मूलभूत एलिमेंट्स माने जाते हैं। ठीक है। पृथ्वी की ऐसी सतह जिसमें पर्यावरण के महत्वपूर्ण तीन घटक जो है वो आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी जो है वो करते हैं। अब देखिए, हमने पृथ्वी का जो है वो डिवीजन किस प्रकार से किया है कि पृथ्वी का जो ठोस हिस्सा रहेगा उसे हम भूमंडल कहेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे भूमंडल के अंदर मेनली हम बात करते हैं किसकी, सरफेस की। पृथ्वी की जो सरफेस होती है उसकी बात करते हैं। सेकेंड जो हमारा एलिमेंट रहेगा वो रहेगा हमारा वायुमंडल। ठीक है। वायुमंडल। तो इसमें मेनली हम बात करेंगे एयर की, या आप बोल सकते हैं मेनली हम बात करेंगे इसमें गैसेस की। मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस की हम बात करेंगे। एंड थर्ड रहेगा वो रहेगा हमारा जल, या जिसे हम बोलेंगे वाटर। ठीक है। तो ये हम तीन चीज़ों की बात करेंगे। तो जो भूमंडल है उसमें हम पृथ्वी का जो ठोस हिस्सा है, जो पृथ्वी की सरफेस है, उसकी बात करेंगे। जहाँ हवा हवा है उसको हम वायुमंडल बोलेंगे। और इसमें क्या क्या होगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगी, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसके अलावा दूसरी दूसरी गैसेस में हम बात करें तो एक रेडॉन हो गई, और काफ़ी सारी गैसेस हैं। ठीक है। आर्गन हो गई, रेडॉन हो गई, जेनॉन हो गई, ये सारी की सारी गैसें आपको एयर के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल जो है वो बोलेंगे। इसके अलावा हम जलमंडल की बात करें तो जलमंडल के अंदर हम वाटर को इंक्लूड करेंगे। इस वाटर के अंदर जो जलमंडल है, जलमंडल के अंदर हम जल की जो तीनों अवस्थाएं हैं, जैसे कि बर्फ है, जल है, जल वाष्प है, इन तीनों को जो है वो शामिल करेंगे। ठीक। आगे हम बात करें तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है। ठीक है। जहाँ आपको स्थल, जल और हवा एक साथ देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। और जहाँ ये तीनों एक साथ होंगे वहाँ पर होगी क्या, लाइफ। ठीक है। इन तीनों में से कहीं पर भी अगर एक चीज मिसिंग है तो वहाँ पर जीवन की संभावनाएं नहीं हो सकती। ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम भूमंडल की बात कर रहे हैं। तो भूमंडल हम बात कर चुके हैं कि पृथ्वी का जो ठोस हिस्सा होगा उसको हम भूमंडल बोलेंगे। ये हम बता चुके हैं आपको। ठीक है। ठोस हिस्से में हम मेनली जो सरफेस होगी, जैसे कि भूपर्पटी हो गई। ठीक है। इसके अलावा एक मिट्टी की जो पतली परत है, ये जो है वो भूमंडल के अंदर हम इसको जो है वो काउंट करेंगे। बेसिकली पृथ्वी की जो सरफेस है उसके काफ़ी सारे आपको लेयर्स नज़र आएंगी। 3 लेयर होती हैं बेसिकली। तो उनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली हम बात कर रहे हैं जीवन की। तो जीवन आपको भूपर्पटी पर देखिएगा। ठीक है। भूपर्पटी पे जो चट्टानें हैं, मिट्टी की पतली परत है, इस पे आपको जो है वो जीवों के लिए पोषक तत्व जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जीवन आपको इसी परत पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक। आगे हम बात करें तो पृथ्वी की सतह को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वो हिस्सा होगा जहां पर महाद्वीप होंगे, मतलब एक बड़े भूभाग को हम महाद्वीप बोलेंगे, और एक बड़े जल भाग को हम महासागर जो है वो बोलेंगे। ठीक है। तो अर्थ है, अर्थ हमारी मान लीजिए ये अर्थ है। तो मान लीजिए ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या है, अ, समझने के लिए मान लीजिए ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो स्थल है, और ये वाला हिस्सा जो है वो जल वाला है। तो जो ये वाला हिस्सा है वो कॉन्टिनेंट कहलाएगा, या हम बोलेंगे, सॉरी,
कॉन्टिनेंट कहलाएगा, मतलब महाद्वीप कहलाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है वो महासागर कहलाएगा। ठीक, ये समझने के लिए है कि जहाँ स्थल है, जो स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा महाद्वीप, और जल का जो बहुत बड़ा भाग है वो कहलाएगा आपका महासागर। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो देखिए, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे हम शून्य मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपके महासागर। ठीक है, और ये एक दो, सॉरी, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, और ये सबसे नीचे सात। ठीक, ये जो दिख रहे हैं ये वाले हिस्से, ये हैं आपके क्या, महाद्वीप। ठीक है, जैसे कि अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, और उत्तर अमेरिका महाद्वीप हो गया, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। ठीक है, सो ये महाद्वीप हो गए। इसके अलावा ये आपको दिख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर हो गया, ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये हिंद महासागर हो गया। ठीक है, तो ये जो महासागर दिख रहे हैं, जैसे आर्कटिक महासागर हो गया, ठीक है, ये दक्षिण महासागर हो गया, तो ये सारे के सारे आपको महासागर दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए आगे हम बात करें तो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट जो है वो 8,848 मीटर है। ठीक है, ये इसको आप स्टार बनाकर लिखेंगे, एक पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का वर्ल्ड्स हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट चोटी वाला शिखर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है कितना है, 8,848 है, ये सबसे ऊंचा जो है वो शिखर है विश्व का। और किस पे है ये माउंट एवरेस्ट, है किस पर, माउंट एवरेस्ट किस कहाँ पर, किस में स्थित है, ये हिमालय पर है। अगर हम बात करें कंट्री की, कौन सी कंट्री के अंदर आता है, तो ये आता है आपका नेपाल के अंदर। कहाँ आता है, नेपाल के अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ठीक है, तो सबसे ऊंचे भाग की जब बात करी जाएगी तो नाम आएगा माउंट एवरेस्ट का, और जब सबसे गहरे क्षेत्र की बात करी जाएगी तो मेरियाना गर्त का नाम आएगा। इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, ये 29 मई 1953 को पृथ्वी के शिखर, सबसे ऊंचे शिखर जिसको हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, इसकी हाइट 8,848 या 8,850 भी कई बुक्स के अंदर लिखी रहती है मीटर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो एडमंड हिलेरी और शेरपा जो है वो एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़े थे, कब, 29 मई 1953 को। ठीक, जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला हैं जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल जो कि भारत की पहली महिला हैं, इन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना जो है वो कदम रखा या चढ़ाई करी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं। पहला पॉइंट तो ये दिख रहा है आपको, इसको नोट करेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, हाइट 8,848 मीटर। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, गहराई 11,022 मीटर। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी और शेरपा 29 मई 1953 को
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक। अगला पॉइंट लिखेंगे, जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला हैं जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर चढ़ी। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, बछेंद्री पाल को भारत की पहली महिला, सॉरी, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ाई की या एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिखेंगे। इसके बाद हम महाद्वीप की जो है वो बात करेंगे, जो कि किसका हिस्सा है, जो कि स्थल के हैं। स्थल के आपको क्या कितने हिस्से बताए थे, स्थल के बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए भूमंडल। भूमंडल के हमने दो हिस्से देखे थे, एक हिस्सा हमने महाद्वीप देखा था, ठीक है, सॉरी, महाद्वीप नहीं, स्थल का हिस्सा जो है, स्थल का हिस्सा हमने देखा था। स्थल को हम क्या बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे। बड़े स्थल भाग को हम क्या बोलेंगे, बड़े स्थल भाग को हम महाद्वीप बोलेंगे। और इनकी टोटल संख्या कितनी है, 7 है। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। ठीक है, जैसे कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं देखिए, एक तो एशिया हो गया, दूसरा यूरोप हो गया, तीसरा अफ्रीका हो गया, एंड नेक्स्ट उत्तर अमेरिका हो गया, नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया और अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा जो स्थल भाग है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा स्थल भाग है और दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जो है वो महासागर है। ठीक, अब इनको एक बार देख लीजिए। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये आपका एशिया हो गया। एशिया देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक, फिर दूसरा आपका यूरोप हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका ये साइड में दिख रहा है, इसके नीचे दक्षिण अमेरिका दिख रहा है, यहाँ आपको अफ्रीका दिख रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया लिख लीजिए, सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक, और फिर आपको अंटार्कटिका जो है वो दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये हो सकते हैं दक्षिणी महाद्वीप। ठीक, क्लियर। तो ये 7 महाद्वीप हो गए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस 7 महाद्वीपों के नाम लिखना है और एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये लिखना है कि पृथ्वी के स्थल का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हमने, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। ठीक है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 है, 1/3 है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे, नोट्स के अंदर मेंशन करेंगे। अगला पॉइंट आप देखिए, अगला क्या है कि यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, सो सेकंड पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, और एशिया के पश्चिम में आपको यूराल पर्वत है जिसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है, आप देखेंगे ज़रा यहाँ पर, ये आपको देखो, ये दिख रहा है यूराल पर्वत, ये वाला, ये जो आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया है, देखो दूसरे से दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो हमने रेड लाइन खींची है, ये क्या है, ये हमारा है यूराल पर्वत। ये क्या करता है, विभाजन करता है किसका, एशिया का और यूरोप का। एशिया और यूरोप को बांटने के लिए क्या है बीच में, यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत के अगर आप पूरब में जाएंगे तो आपको दिखेगा यूरोप, और पश्चिम में आएंगे तो आपको दिखेगा क्या, सॉरी, पश्चिम में जाएंगे तो यूरोप दिखेगा, यूराल पर्वत के पश्चिम में जाएंगे तो यूरोप दिखेगा, और अगर आप पूरब में आएंगे तो आपको एशिया महाद्वीप जो है वो दिखेगा। ठीक, आगे हम बात करें तो देखिए जरा, यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भूभाग है उसको हम यूरेशिया जो है वो बोला करते हैं। यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर हम यूरेशिया भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। फिर आप कोई भी छोटे से छोटा एग्जाम दे लीजिए या फिर आप बड़े से बड़ा एग्जाम कुछ भी दे लीजिए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। आगे अगर हम बात करें तो ये हम बात कर चुके हैं, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। ये हम आपको बता चुके हैं कि आप जब यूराल पर्वत के पश्चिम में आप जाएंगे तो आपको यूरोप मिलेगा, और अगर आप पूरब में आएंगे तो आपको जो है वो क्या दिखेगा, तो आपको एशिया महाद्वीप दिखेगा। आर्कटिक वृत्त जो है वो इससे होकर गुजरता है, ये पॉइंट है, ये इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये 3 तरफ से जल से घिरा है। देख लीजिए जरा, देखिए ये यूरोप रहा, ऊपर आर्कटिक महासागर है। इस साइड आप आएंगे तो इस साइड आपको क्या दिख रहा है, इस साइड देखिए आपको अंटार्कटिक महासागर दिख रहा है, और ये देखिए नीचे साइड आपको यहाँ पर जल दिख रहा है। तो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है कौन सा आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक है, चलिए आगे देखें जरा। आगे हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, और विषुवत व्रत, जो कि इसको हम विषुवत व्रत भी बोल देते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है, विषुवत व्रत भी बोल देते हैं, और विषुवत रेखा भी इसको ही बोलते हैं। अब रेखा कब बोलते हैं, व्रत कब बोलते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने इसका एक और नाम बताया था, इसका नाम बताया था आपको भूमध्य रेखा। ठीक, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ये जो है वो 0 डिग्री अक्षांश पर है, जो कि इस महाद्वीप को लगभग बीच से जो है वो विभाजित कर देती है। ठीक है, अब देख लीजिए जरा यहाँ पर, देखिए ये जो लाइन दिख रही है, ध्यान से देखिए, ये ड्रॉ करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके ये वाली जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप को लगभग बीचों बीच जो है वो विभाजित कर रही है। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। जबकि कर्क रेखा जो है वो, कर्क रेखा जो है वो भारत को ये कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप को जो है वो लगभग 2 भागों में बांटती है। इसके अलावा यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप से जो है वो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। बाकी कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं है जहाँ से जो है वो ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ पर कि अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ से जो है वो तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एक कर्क रेखा, कर्क रेखा किसे बोलते हैं ये आपको पता है, नहीं पता है प्रीवियस वीडियो देखिए आप। विषुवत रेखा और क्या, मकर रेखा, ये तीनों की तीनों जो रेखाएं हैं वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप से जो होकर जो है वो गुजरती हैं। ठीक, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करें। आगे देखिए, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और आप पाएंगे कि यहाँ एक ऐसा महाद्वीप है, यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से आपको कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा जो है वो तीनों जो है वो गुजरती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, ये आपको दिखा भी दिया। ये जो सबसे ऊपर लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो लाइन है, ये है कर्क रेखा, ये जो लाइन है ये लाइन है विषुवत रेखा, और ये सबसे नीचे वाली जो लाइन है ये है आपकी मकर रेखा। ठीक, तो ये तीनों लाइन है जो आपको याद रखना है। क्लियर, आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आपको जो है वो रेगिस्तान दिखेगा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान और विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान जिसका नाम सहारा है, ये आपको जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन, सॉरी विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो आपका राइट आंसर सहारा जो है वो हो जाता है। ठीक, क्लियर, कहाँ मिलता है सहारा, सहारा आपको अफ्रीका महाद्वीप के अंदर दिखेगा। ठीक है, आगे देखिए,
अफ्रीका जो महाद्वीप है ये चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। ठीक है, ये आप देख लीजिए थोड़ा यहाँ पर। देखिए, ये ऊपर महाद्वीप है, ये साइड में महाद्वीप, सॉरी, ऊपर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको जल दिख रहा है, ये जल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ इससे देख लीजिए, इसके अलावा ये जल दिख रहा है और ये। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो चारों तरफ से जल से जो है वो घिरा हुआ है। ठीक, तो चारों तरफ आपको जल दिखेगा। क्लियर। इसके अलावा आप देखेंगे तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है, ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। अगर हम कंट्री की बात करें कि नील जो नदी है वो किस कंट्री से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है मिस्र से। ठीक है, मिस्र जो है वो अफ्रीका की कंट्री है और ये एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, यहाँ के आपको देख रहा होगा राष्ट्राध्यक्ष जो है वो भी कुछ टाइम पहले भारत में जो है वो यात्रा पर आए थे। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपको पता ही है कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, ये आपको पता है। और ये तीनों के तीनों जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। नहीं मालूम तो एक बार यहाँ आपको लिख के बता देते हैं। ठीक है, यहाँ बता देते हैं। देखिए, अ, अगर हम बात करते हैं किसकी, कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा आपको याद रखना है कि क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये क्या है, आपकी कर्क रेखा है। जबकि दूसरी हम बात करें किसकी, विषुवत रेखा की, तो अगली हमारी कौन सी हो गई हमारी विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये क्या होती है, 0 डिग्री रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक, थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड आप लिख लीजिए, थर्ड रहेगी हमारी मकर रेखा। तो मकर रेखा किसको बोलते हैं, तो मकर रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। क्लियर। क्लियर, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। इतना आपको समझ में आ गया। तो कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर अमेरिका की। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आप याद रखेंगे। और यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे हम पनामा जल संधि कहते हैं, या पनामा स्थल संधि भी इसको जो है वो कह देते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है वो छोटा सा पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा। ये जो है वो यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको उत्तर अमेरिका महाद्वीप दिखेगा और नीचे की तरफ आपको दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप जो है वो दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं स्थल संधि। और इस स्थल संधि का नाम क्या है, पनामा। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पनामा स्थल संधि जो है वो किन दो महाद्वीपों के बीच में है। तो ये जो है वो किसके बीच में है, अमेरिका, सॉरी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। ठीक है, एक स्थल संधि होती है, सेम एक जल संधि भी होती है। तो देखिए, यहाँ पर ये भारत है और ये श्रीलंका है, तो इन दो देशों के बीच में यहाँ पर जो जल है, ये जो जल है, ये एक छोटा सा जो सकरा रास्ता बना रहा है जल, इसे हम बोलते हैं जल संधि। और इसका नाम क्या है, इस जल संधि का नाम है आप बोल सकते हैं पाक जल संधि। ठीक है, तो जल संधि होती है और एक स्थल संधि होती है। अगर छोटे से पॉइंट पर दो महाद्वीप आकर मिल जा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे क्या, स्थल संधि। और अगर दो महाद्वीपों के बीच में या दो कंट्रियों के बीच में जल का एक सकरा रास्ता है तो उसको हम जल संधि जो है वो बोल देते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। क्लियर। चलिए आगे देखें जरा। यहाँ जरा देखिए, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में आपको दिखेगा। ठीक है, ये यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ठीक, इन महासागरों के नाम आप देख लीजिए, यहाँ आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ देख लीजिए। ये उत्तरी अमेरिका है, तो ऊपर देखिए प्रशांत महासागर हो गया ये।
ये आर्कटिक महासागर हो गया ऊपर की साइड, और ये आपका अंटार्कटिक महासागर हो गया। तो उत्तर अमेरिका जो है वो तीन ओर से आपको घिरा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई है। चलिए दक्षिण अमेरिका की हम बात कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका आप लिखेंगे हेडिंग डालकर। देखिए दक्षिण अमेरिका का अधिकांश हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में जाता है। इसके पूर्व में और पश्चिम में कौन कौन से दो महासागर हैं ये देख लीजिए। ये आपका रहा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसके देखिए पूरब में आप जाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको अंटार्कटिक महासागर, और पश्चिम में जाएंगे तो आपको प्रशांत महासागर जो है वो दिख रहा है। दक्षिण में आएंगे तो आपको दक्षिणी महासागर दिखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया कि क्या दिख रहा है आपको। दो महासागर कौन कौन से देखिए आपको बताइए ज़रा। एक देखा आपको प्रशांत महासागर और एक देखा आपको अटलांटिक महासागर। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम एंडीज है। ठीक है, लगभग 21,000 किलोमीटर लंबी है ये जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी जिसे हम अमेजन नदी बोलते हैं, ये भी जो है वो बहती है। अगर कंट्री की बात करें तो ये ब्राज़ील से होकर जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक, अमेजन जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है, विश्व की सबसे सबसे चौड़ी नदी भी है। ठीक, प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वो अमेजन है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो भी आपकी अमेजन है। ठीक, चलिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं हम। तो ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में आपको दिखेगा। देखिए ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, तो ये जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा के ऊपर जो है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, और विषुवत रेखा के नीचे आप अगर आते हैं तो नीचे की साइड आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये आपको पता है। ठीक, नहीं पता तो आप पुरानी वीडियोस देखिए। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपको कितने महाद्वीप दिख रहे हैं जरा देखिए, कितने महाद्वीप दिख रहे हैं। एक तो आपको ऑस्ट्रेलिया ही दिख रहा है पूरा पूरा, एक आपको दिख रहा है क्या, थोड़ा सा आपको जो हिस्सा है वो साउथ अमेरिका का अधिकांश हिस्सा आपको दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी गोलार्ध में दिख रहा है। साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है इसका अधिकांश हिस्सा आपको दक्षिणी गोलार्ध में दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप का आधा हिस्सा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में और आधा हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपको दिखेगा। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में और कौन सा महाद्वीप दिख रहा है, तो ये दिख रहा है आपको अंटार्कटिक महाद्वीप। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो दक्षिणी महाद्वीप के अंदर आपको कितने देखिए, अगर आप देखेंगे, सॉरी दक्षिणी महाद्वीप नहीं, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको जो है वो कितने कॉन्टिनेंट देखिए, कितने महाद्वीप दिखे। तो एक तो आपको दिखा कौन सा, एक तो दिखा आपको बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, पूरी तरह दक्षिण में है। दूसरा आपको दिखा साउथ अमेरिका, पूरा नहीं है लेकिन अधिकांश हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है इसका। एंड नेक्स्ट अंटार्कटिक महासागर, सॉरी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो ये तीन महाद्वीप जो है वो लगभग इनका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तो पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन ये जो आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, इसका आप देखेंगे तो इसका अधिकांश हिस्सा, कितना, अधिकांश हिस्सा जो है वो आपको दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है वो दिखेगा। बाकी जो बचे हुए महाद्वीप हैं वो आपको उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिखेंगे। मतलब स्थल वाला जो अधिकांश हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपको जो है वो कम ही दिखेगा। क्या, स्थल। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो ये चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी जो है वो कहा जाता है। अंटार्कटिका की बात करें तो ये बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है।
चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए यहाँ पर हमेशा मोटी बर्फ की परतें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। ये बहुत से देशों का जो है वो शोध केंद्र यहाँ पर आपको दिखेगा। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं, उनके नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है वो नाम है। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि भारत के जो शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो उनके नाम हैं एक तो नाम है मैत्री और एक नाम है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये आज के लिए इतना हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जलमंडल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।